अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज दो बड़े अहम इशूज़ हमने प्रोग्राम में डिस्कस करने हैं। एक तो जो घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का केस है उसको हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। सबसे पहले बात करते हैं उस लेजिस्लेशन की जो कि पार्लियामेंट ने पास की है। गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा अहम कानून पास किया है, इलेक्शंस एक्ट 2023। इसके ऊपर ज़रा सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट से मंजूर तो हो गया है, लेकिन हमने देखा कि इसकी एक शिक से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा एक रोज़ पहले हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, यहाँ तक कि हुकूमत के अपने लोगों ने, इत्तेहादियों ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब निगरां हुकूमत को मुल्की मईशत, मुल्की फ़ैसलों से मुतल्लिक इख्तियारात देने और उनके इख्तियारात को तोसी देने के ऊपर बहुत शोर शराबा हुआ, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक ही रोज़ बाद नून लीग और हुकूमत ने जो उनके खफा पार्लियामेंटेरियंस थे उनको एतमाद में लिया, उनको इसके ऊपर ब्रीफ किया, फिर मामूली सी तब्दीली हुई और उसके बाद सब इसके ऊपर राज़ी हो गए और कल शाम इसको पास कर लिया गया है। अभी जो शिक है इसके मुताबिक निगरां हुकूमत को मुल्की मईशत से मुतल्लिक फ़ैसला साजी का इख्तियार होंगे और उसमें लिखा हुआ था, जो पहले ड्राफ्ट था, कि अर्जेंट मैटर्स से मुतल्लिक कोई भी फ़ैसला कर सकती है निगरां हुकूमत। अब जो तरमीम की गई है, तरमीम के बाद जो निगरां हुकूमत होगी वो मौजूदा जितने भी चल रहे होंगे, मुआहदे चल रहे होंगे या मौजूदा जितने भी मंसूबे होंगे उसके ऊपर फ़ैसला करने का इख्तियार रखती है। लेकिन इसके ऊपर भी एहतजाज किया जा रहा है, ख़ासकर सेनेटर अली ज़फ़र साहब। वो ये कहते हैं कि इसमें बहुत सी काबिल एतराज़ बातें हैं इस बिल के अंदर, और ये अगर पार्लियामेंट पास भी कर देगी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर ये चैलेंज हो जाएगा। अपने तज्ज़िया कानून के सामने हमने ये सवाल रखा है इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए कि निगरां सेटअप के इख्तियारात में जो इजाफा किया जा रहा है इससे फ़ायदा होगा सियासत को या नुकसान होगा। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए शहजाद इकबाल साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। निगरां सेटअप के इख्तियारात को बढ़ा दिया गया है, गो कि उसमें कुछ क्या कहें, बेड़ियाँ डालने की कोशिश की गई है और ये कहा गया है कि जी जो जारी मंसूबे हैं सिर्फ उससे मुतल्लिक फ़ैसला कर सकेंगे, लेकिन फिर भी एक विंडो ओपन है। क्या समझते हैं? नहीं, नुकसान होगा। देखिए, जब हम ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं ना कि इनको फलां का इख्तियार होगा, निगरां हुकूमत या केयर टेकर्स का सिर्फ एक काम होता है। एक तो पहली चीज़ ये कि उसे न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल से मुराद हमारे यहाँ अजीब व गरीब डेफिनेशंस आजकल दी जा रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, वो लोग जो इसको डिफेंड कर रहे हैं कि जी अगर तमाम पार्टीज़ का इत्तेफाक राय किसी शख्स पर हो जाए तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। अब ये अजीब व गरीब डेफिनेशन है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो। न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट बेसिकली लाया इसीलिए गया था कि उसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से ना हो और वो एक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करे। केयर टेकर्स का बहुत मुख्तसर सा काम होता है, कोई ज़रूरत नहीं थी इस वक्त इसमें केयर टेकर्स को। उनका काम होता है जो जाने वाली हुकूमत है उसकी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक ट्रांजिशन का पीरियड होता है, एक ट्रांजिट पीरियड होता है कि एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट तक ट्रांजिशन होती है। वो बेसिकली जिस तरह डे टू डे अफेयर्स होते हैं उनको लुक आफ्टर करना, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करना, इससे ज़्यादा कोई जाहिर है जो केयर टेकर्स हैं वो कोई IMF से अगर किसी गवर्नमेंट ने मुआहदा किया है उसमें कहीं वो इफ़ एंड बट्स नहीं लगा सकते। उन्हें पता है कि वही पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहेगी, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते। तो मेरे नहीं समझ में आती कि ये जो चीज़ें की गई हैं इसका मकसद क्या है। क्या इसका मकसद ये है कि केयर टेकर्स को कुछ ज़्यादा टाइम दिया जाए, कोई इकनॉमिक, क्योंकि अगला जो IMF का जो आना है वो नवंबर में आना है और इसको और आगे तक ले जाया जाए। ये सारी चीज़ें अगर अलीना पिछले चंद हफ्ते में इस पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेशन हुई है उस पर गौर करें कि हर दूसरी लेजिस्लेशन में सज़ाओं का तयन किया गया है। पैमरा का कानून उठा लें, सज़ा का तयन, आप और ये एक्ट उठा लें उसमें सज़ा का तयन, उसमें आप कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का एक्ट उठा लें उसमें सज़ा का तयन। मतलब ये आप डेमोक्रेसी को बना क्या रहे हैं? इतनी जल्दबाजी क्या है? आप आएँ, अगली 5 साल के लिए हुकूमत आए, 5 साल के लिए आपने जो लेजिस्लेशन करनी है, लेजिस्लेशन में बेसिकली ख़ास तौर पे जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म लेजिस्लेशन करते हैं तो उस पर पूरी एक डिबेट होती है। यानी ये जितने भी कवानीन हैं इसमें देखें खुद उनके अराकीन
खड़े होके, आज मैं रज़ा रब्बानी साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी आपने डिबेट ही नहीं की चीज़ों पे, आप हमें पता ही नहीं, आज हमें पता चल रहा है उस चीज़ को। सुबह वो कहते हैं कानून देते हैं, उस 2 घंटे बाद आप कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत जल्दबाजी में हो रही है, और जो चीज़ जल्दबाजी में होती है उसमें नियत का फतूर होता है। लेकिन सर फिर मान भी जाते हैं, रज़ा रब्बानी साहब ने बड़ा एहतजाज किया इसके ऊपर, लेकिन फिर रातों रात पता नहीं क्या हो गया, मान गए। नहीं तो यही होता है ना, मतलब ये जो हुकूमती होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अच्छा, जो अपोजिशन वाले होते हैं उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, हुकूमत वाले होते हैं वो वैसे ही मान जाते हैं। इसमें मेरा सिर्फ ये है कि केयर टेकर्स के मामले में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक न्यूट्रल सेटअप लाएं, वो न्यूट्रल सेटअप 90 डेज़ में इलेक्शन कराए, जो अगली हुकूमत आए वो 5 साल की हुकूमत हो। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर 2 अदवार के अलावा तमाम अदवार केयर टेकर्स ही रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अदवार हों केयर टेकर, सिवाय एक 2008 से 2013, मुस्लिम लीग के अदवार केयर टेकर्स, चाहे 2013 से 2018। इसके अलावा बता दें कोई गवर्नमेंट ने अपने 5 साल पूरे किए हों, तो जिसने 5 साल पूरे नहीं किए वो केयर टेकर ही होगा। फिर न्याजी साहब, क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी में, एक तो, और उसके बाद केयर टेकर्स को इख्तियारात देने की? आपकी राय में क्या आपको लगता है कि इसके रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं? और ये भी बताइएगा सर, ये मान कैसे गए एकदम से रातों रात? पहले तो बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, पहले तो बहुत शोर शराबा था। अलीना, एक कैच 22 सिचुएशन है। आपने वो डायरेक्टर जो IMF है उनका स्टेटमेंट देखा था, जब वो इमरान खान साहब को मिल के आए थे तो उन्होंने कहा गया कि इमरान खान साहब ने डिमांड की थी कि जी आप तब तक साइन ना करें जब तक ये इलेक्शन आपसे कमिट ना करें। उन्होंने कहा हमारा जवाब तो सिंपल था, हमने एक पैसा देना है इनको, दूसरा पैसा देना है हमने केयर टेकर के दौर में, और तीसरा पैसा और अस्यूमिंग इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं या अगस्त में ये हुकूमत घर जा रही है, और तीसरा पैसा देना है जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। अब जब आप अंदाजा है कि आप सबको हमें पता है कि किस मुश्किल में थे, किस फिक्स में थे जब IMF ने ये सारा किया और शादियाने बजे और ऐसा लगा कि ईद के दिन दो ईदें हो गई और बड़ी खुशी है, और शादियाने कि पाकिस्तान जो था वो टच एंड गो के पोजीशन में था और वहां से उससे निकला। तो मेरा ख्याल ये है कि पहली तो बात है कि इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। पहले जो था ना एक स्वीपिंग उनको दिए जाते इख्तियारात के जी वो जो मर्जी चाहे करे। अब उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जो मुआहदे में IMF से किए हैं उसको वो दोबारा जो है उसको वो मजाज होंगे कि उसी को साइन करेंगे, नए मुआहदे नहीं करेंगे। वर्ल्ड बैंक का जो होने वाला महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद मुआहदा, तो उसको साइन कर सकेंगे जो हमने निगोशिएट कर चुके हैं। अब मैं तो इतना बड़ा एक्सपर्ट हूं नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे सारे जयत बैठे हैं, इनको ज्यादा इंसाइट होगी। तो ऑन द फेस ऑफ थिंग्स और जो कुछ चीजें सामने हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ चॉइस नहीं है, क्योंकि आप अजीबोगरीब है कि जी डैम यू शुड डू एंड डैम यू शुड डोंट। आखिर हम ही ने तो इमरान खान साहब के आखिरी 2 महीनों में IMF को हमने लेजिस्लेशन करके और स्टेट बैंक IMF के सपोर्ट कर दिया था। तो आप इस वक्त यू आर इनटू कैच 22 सिचुएशन, और मेरा नहीं ख्याल के कोई चॉइस है। और पहली जो थी कम से कम उसमें इतना रिफॉर्म जो हो गई है कि उनको एक बिल्कुल ब्लैंक इख्तियारात नहीं दिए गए। ये कहा गया कि ठीक है आप जो हमारे मुआहदे चल रहे हैं उनको वो आगे बढ़ाएंगे, बाकी मेरा अमेंडमेंट की क्या जरूरत है? उसमें आपका अमेंडमेंट की जरूरत है ना, उनका साइन करें, उनको स्पेसिफिक कह दिए कि साइन करेंगे जो वर्ल्ड बैंक के साथ है। मतलब इसमें उन्होंने ये अमेंडमेंट जो किया है ना कि जो मुआहदे हो रहे हैं उन्हीं को वो जो है ना आगे। इससे एक विंडो नहीं खुल जाती कि आप केयर टेकर सेटअप को लंबा कर सकते हैं? अगर सिर्फ डे टू डे अफेयर्स उनसे छीन के तो उनको मैंडेट दिया जा रहा है कि एग्जिस्टिंग आप मुआहदे भी करें उनके ऊपर फैसले, तो ये तो विंडो खुल जाती है कि निगरान सेटअप को आप लंबा कर सकते हैं। न्यायी साहब जी न्यायी साहब, नहीं देखिए मैं तो फिर वही बात रहूंगा, क्या फायदा। मैंने कहा कि ये कैच 22 सिचुएशन थी। मेरे ख्याल में वो उन्होंने उनको ज्यादा एक अफर्मेटिव तरीके से कह दिया कि जी वो कर सकेंगे, उनको कंटिन्यू कर सकेंगे। तो आपके ख्याल में हुकूमत के पास कोई चॉइस ही नहीं थी? जो वायदे हुए हैं उन वायदों के ऊपर वो उसको मजीद आगे चला सकेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे मुआहदे नहीं है। वर्ल्ड बैंक से देखो हमने
13-14-15 जो बिलियन डॉलर। बेनज़ीर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अलीना, मैं ज़रा थोड़ा सा इस बिल पे भी बात करना चाहूँगी क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है ये जो सेक्शन है 230 इस पे। अगर इस बहस को हम थोड़ी देर के लिए अगर साइड पे रखें और बाकी भी ज़रा बिल को देखें, ये जो तरमीमी बिल लाया गया है, मेरी राय में ये एक अच्छा बिल है क्योंकि जो बहुत सारे जो लूप होल्स थे इलेक्शन के हवाले से उनको इस बिल में पूरा करने की कोशिश की गई है, ठीक करने की कोशिश की गई है। अच्छा, कुछ ऐसी जो फोकस है ज़्यादातर, अगर आप जो सारे तरमीम बैठ के पढ़ें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसका ज़्यादातर फोकस है रिज़ल्ट ट्रांसमिशन पे कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट जो हैं वो पहुँचे जाएं और डिक्लेयर किए जाएं इलेक्शन के बाद, क्योंकि जो आरटीएस का एक जो आरटीएस बैठ गया था जो उसके बाद हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है और बार बार लिखा गया है कि जो प्रिसाइडिंग अफसर है वो अगर उनका कोई कनेक्टिविटी इशू है, वो रिज़ल्ट व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते तो वो ख़ुद चल के जाएँ, रिटर्निंग ऑफिसर को रिज़ल्ट दें सुबह के 2 बजे से पहले। अगर वो नहीं देते तो वो इन राइटिंग दें कि वो रिज़ल्ट डिले क्यों हुआ है। और सिर्फ ये नहीं है, जो एक इसमें बड़ा अच्छा जो मेरे ख्याल से इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है वो ये कि जो सरकारी अफसरान है और जो इलेक्शन ड्यूटी पे भी होते हैं उनके ख़िलाफ़ अब सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकती है। पहले सिर्फ होता था कि इलेक्शन कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कर सकती थी, हटा सकती थी किसी सरकारी अफसर को, अब वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकती है उन अफसरान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन के नताइज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। फिर इसमें एक और चीज़ है जो बड़ी अहम है कि जो सिक्योरिटी अफसरान हैं वो जो है वो पोलिंग बूथ के और स्टेशन के अंदर नहीं आएंगे, वो बाहर ही रहेंगे। और जो मुझे चीज़ एक बहुत अच्छी लगी इसमें वो ये कि जहाँ जहाँ जिक्र है कि फ़ीमेल और मेल वोटर्स का, वहाँ पे उन्होंने ऐड किया है ट्रांसजेंडर को और पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को। और बल्कि एक जगह तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे इस बिल में लिखा है कि सियासी जमातों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को, ट्रांसजेंडर को और पीपल विद डिसेबिलिटी को अपनी सियासी जमातों में शामिल करें। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता था, जैसे जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं MNA की सीट के लिए वो अब 10 मिलियन कर दिए गए हैं और प्रोविंशियल असेंबली की सीट के लिए अब 4 मिलियन कर दिए गए हैं। और ये एक तनकीद रही है कि इलेक्शन जो है वो अक्सर अमीर लोग ही लड़ते हैं और आम शहरी जो है वो नहीं लड़ सकता क्योंकि इस किस्म का खर्चा कोई नहीं कर सकता। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखना चाहिए दोबारा। जहाँ तक निगरान हुकूमत की बात है, देखिए अलीना, जो केयर टेकर जो लफ्ज़ है उसका मतलब ही होता है टेम्परेरी। और यहाँ पे सवाल सबसे पहले बनता है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि ज़रदारी साहब कुछ महीने पहले इसका क्रेडिट ले रहे थे पूरा और वो कह रहे थे कि हम ये पूरा केयर टेकर सेटअप लेके आए हैं, हमने इसको आइन में डाला 2013 में और 2017 में हमने इसको इलेक्शन एक्ट में डाला और बड़ी महदूद उनको पावर्स दी, इसलिए क्योंकि केयर टेकर का मकसद होता है कि सिर्फ आए और आके इलेक्शन कराएं, क्योंकि वो एक नॉमिनेटेड वज़ीर आज़म होता है, मुंतखब या इलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं होता। उसको आप ऐसे इख्तियारात दे रहे हैं जो वो पॉलिसी डिसीजंस करते सकते हैं जो अगली हुकूमतों पे जिसका जाके इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो अहमद बिलाल महबूब साहब ने जो पिल्डाट किए, उन्होंने जो बात की है बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा ख़तरनाक एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। और उन्होंने क्या कही, आप उनकी बात जरा कोट कर दें। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक प्रेसिडेंट सेट होगा क्योंकि देखिए ये कानून है, ये एक सनसेट, ना इसका सनसेट क्लॉज है ना ये ऑर्डिनेंस है, ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये सिर्फ ये जो PDM की हुकूमत है ये अगले इलेक्शन का सोच रही है, पर उसके अगले इलेक्शन का सोचे, उसके अगले इलेक्शन का सोचे। जो केयर टेकर सेटअप आएगी वो देखिए इसको ऐड करने का की नीयत क्या थी, इसके पीछे इंटेंशन क्या थी। अगर जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑलरेडी डे टू डे अफेयर्स में ऑलरेडी अगर आपको इजाज़त थी कि जो भी निगरान हुकूमत है वो फैसले कर सकती है, तो एक ख़ास नीयत की वजह से ऐड किया गया। मेरे राय में वो नीयत ये है कि अपनी मर्ज़ी का, ये सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में है वो अपनी मर्ज़ी का एक वज़ीर आज़म लाएँ। और जाहिर सी बात है ऑलरेडी हमें शक था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, तो अपनी मर्ज़ी का जब केयर टेकर वज़ीर आज़म लाएंगे तो वो फिर इनकी मर्ज़ी की जो भी चीज़ होगी वो करेंगे और फिर कितना ही वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा वो हम सबके सामने होगा। तो इसके पीछे ज़रूर ये जो बाकी, मैं सिर्फ छोटी सी चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए ये सेक्शन 230 हो या ना हो,
पंजाब हुकूमत जो इस वक्त है, जो निगरां पंजाब हुकूमत है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कई महीनों से बहुत से ऐसे फैसले कर रहे हैं जो उनको आइन और कानून इजाज़त नहीं देता, और ना ही ये वफाकी हुकूमत उसके बारे में कुछ कर रही है। जिसकी मैं एक आपको मिसाल दूँ, वो ये कि इन्होंने 10 लाख एकड़ ज़मीन पंजाब में उठा के पाक फ़ौज को दे दी है, जिसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा तफसीली फैसला आया और उसमें लिखा हुआ था कि ना आइन इनको इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है कि आप 20 साल मजीद फंड्स जारी कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर हुकूमत है, वो भी इस चीज़ के मजाज नहीं है कि वो कर सकें। ऑल्सो ये जो गाड़ियों से मुतल्लिक डिसीजंस और बाकी सब कुछ हो रहे हैं, इतनी लेविश स्पेंडिंग हो रही है, ये भी बहुत सवालिया निशान है इन चीज़ों के ऊपर। बेनज़ीर जो बात कह रही है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। अभी इलेक्शन लॉज तो आप बहुत अच्छे बनाते हैं, ठीक, इलेक्शन लॉ बहुत अच्छा था कि जी हर कैंडिडेट का अपना एक पर्सनल अकाउंट होगा इलेक्शन की फंडिंग्स के हवाले से। मुझे बताएं कि पिछले 4-5 साल में इस चीज़ को वो किया गया कि किसने उसको फॉलो किया, किसने वायलेट किया। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को हर 4 महीने बाद फैसले देने थे। आप मुझे बताएं कि आज दूसरा इलेक्शन हो रहा है, कितने ट्राइब्यूनल के फैसले आज तक पेंडिंग है। आप बहुत अच्छे रूल्स बनाते हैं, आप बेहतरीन इलेक्शन रूल्स बनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसकी इन्फोर्समेंट किधर नजर आती है। पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन ले लें, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स अपने सबमिट कराती है, होता हुआ नजर नहीं आता है। ये हमने पिछली जब 25 जून को जो अमेंडमेंट इन्होंने की थी उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। और इस वक्त हम रूल्स की बात कर रहे हैं, हम कानून साजी की बात कर रहे हैं, तो शहजाद एक अगर अमेंडमेंट करते और अगर अब भी कर सकते हैं, अगर क्या किसी कैंडिडेट, किसी MNA, MPA, किसी पार्टी लीडर को अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना हो तो वो कम से कम 1 से 2 साल पहले इलेक्शन के जाए। अच्छा, बार लगा दें, बार लगा देनी चाहिए कि आप कम से कम इलेक्शन से 1 साल या 2 साल पहले आप पार्टी छोड़ें। अच्छा। क्योंकि आमतौर पे होता है जब एक फजा चल रही होती है तो लगता है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टियों में और इसी तरह पार्टियां तोड़ी जाती हैं। बड़ी दिलचस्प यहाँ ब्लॉक हो जाएगा कि आपने अगर ये फैसला करना है तो 1-2 साल पहले करें। 5 साल का टेन्योर होता है, चले 1 साल पहले कर लें, आपने किस पार्टी में जाना है, किस पार्टी में तजवीज़ है। लेकिन मेरा ख्याल है ये बड़ी डिबेटेबल है, क्योंकि इसके ऊपर लोग बात करेंगे कि आपकी जो इसमें इंडिविजुअल राय है या आपका चूज करने का इख्तियार है, क्या वो मुतासिर होगा या नहीं। लेट्स सेव इट फॉर अनदर डे, या फिर थोड़ी बाद के लिए। मैं शहजाद का कमेंट जरूर शामिल करना चाहूंगी, जो हम मेन सवाल डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर। शहजाद, क्या आपको लगता है क्या ज़रूरत थी निगरां हुकूमत को इख्तियार देने की? क्या जो ऑलरेडी उनके पास डे टू डे फैसला करने का इख्तियार था वो काफ़ी नहीं था, जो माशी ऑब्लिगेशंस की वजह से या तसलसल बरकरार रखने की वजह से जवाब पेश किया जा रहा है, इख्तियार दिया है? बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, लॉजिकली तो बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि जो केयर टेकर सेटअप हो उसके पास कम से कम इतने इख्तियारात हो कि मुल्क जो है आपका स्टैंड स्टिल पे ना चला जाए। लेकिन ये हुकूमत जो इसके पीछे दलील दे रही है और जो उनके मौकिफ में तजाद है, उसने कई सवालात को खड़ा कर दिया है। मिसाल के तौर पे हुकूमत इस पर क्या कह रही है? हुकूमत कह रही है कि हमारी मईशत बड़ी कमजोर है और इस दौरान अगर एक ऐसा केयर टेकर सेटअप आएगा जो बाइख्तियार नहीं होगा तो मुल्क में जो फैसले करने हैं वो कौन करेगा? IMF के हवाले से जो टारगेट्स हैं वो कैसे पूरे होंगे? हमने जो प्राइवेटाइजेशन करनी है या जो असासे दूसरे स्टेट को बेचने हैं जिसके लिए SIFC भी आपने बनाया, वो कैसे होगा? तो मेरे ख्याल से तो ये हालात पाकिस्तान के तो हमेशा ऐसे रहते हैं। कोई भी हुकूमत आप देख लें, पिछले सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लें, 2018 में जब नून लीग जा रही थी तो उन्होंने जो पॉपुलिस्ट डिसीजन लिए थे उसकी वजह से मईशत को बड़ा नुकसान था और केयर टेकर ने जो उस वक्त आई, IMF ने उनके साथ मुआहिदा नहीं किया। जो नई हुकूमत आई उनको फिर IMF में जाना पड़ा। इस वक्त भी जो है IMF में जाना पड़ेगा। लेकिन अब जो IMF का प्रोग्राम आपको मिला है वो तो डिजाइन इस तरीके से हुआ है कि केयर टेकर सेटअप को भी पैसे मिल जाएंगे और जो अगली हुकूमत आएगी उसको भी एक ट्रांच मिल जाएगी, तो उनके पास टाइम होगा। तो IMF का प्रोग्राम होना और उसमें रहना पाकिस्तान का मेरे ख्याल से ज्यादा इस प्रोसेस को आसान बना देता है, ना कि मुश्किल बनाता है। मुश्किल उस वक्त होती है जब एक हुकूमत पॉपुलिस्ट फैसले करके जाती है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके जाती है और फिर नई हुकूमत को आते साथ IMF में जाना पड़ता है, क्योंकि केयर टेकर से IMF बात नहीं करता। तो मुझे तो ये दलील बिल्कुल भी समझ नहीं आई। दूसरा जो सबसे बड़ा तजाद है वो ये है कि इस वक्त चाहे पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम तो कह भी चुके हैं कि हम वक्त से पहले असेंबली तहलील करेंगे ताकि 3 माह का केयर टेकर सेटअप हो। अगर आपको इतनी परवाह है कि माशी फैसले लेने हैं तो आप वक्त पे असेंबली तहलील होने दें और 60 दिन का केयर टेकर सेटअप आएगा जिसमें 54 डेज का इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा देगा। तो आप इस ऑप्शन को क्यों नहीं चूज कर रहे? अगर आपको इतना दर्द है कि माशी फैसले लेने, जो नई हुकूमत आए 60 दिन के बाद फैसले ले ले, लेकिन आप जा रहे हैं 90 दिन के सेटअप के लिए। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सियासी है।
कि नवाज शरीफ साहब 16 सितंबर के बाद पाकिस्तान आना चाहते हैं ताकि उस वक्त तक चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ साहब को कैंपेन करने के लिए 1-1.5 माह चाहिए। तो जब आपने सियासी मकासद के लिए, कल अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए आप ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि हमें 60 दिन नहीं 90 दिन का केयरटेकर सेटअप चाहिए, तो उस वक्त आप क्यों नहीं सोच रहे कि मुल्क को कितना नुकसान होगा? और अगर इसमें मजीद फर्दर आपको डिटेल चाहिए, कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब ने इस बात को तस्लीम भी कर लिया। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि देखें, हमने बड़ी फायर फाइटिंग की, हम बड़े बिजी रहे, मैं अपने हल्के में नहीं गया, तवज्जो नहीं दे सका, तो हमें तो भाई 3 महीने का वक्त चाहिए पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए। या आप सियासत बचा लें या आप मुल्क की गवर्नेंस को और रियासत को बचा लें। तो मुझे तो इस मौके में बड़ा तजाद नजर आ रहा है। दूसरा आपने बड़ा अहम सवाल उठाया कि अलीना ये ओवरनाइट कैसे हो गया? जब इस तरह की चीजें ओवरनाइट होती हैं कि इत्तेहादी जो है सवाल उठा रहे हो लेकिन फिर अचानक से फैसला बदल जाता है, तो फिर आपको लगता है कि छड़ी का इस्तेमाल हुआ है, जादू की छड़ी का इस्तेमाल हुआ है जिसने सबका जहन बदल दिया है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। और इसके अलावा भी आपको पता है कि इस वक्त बड़े शक व शुबात इस हवाले से थे कि क्या ये हुकूमत मजीद 1 साल एक्सटेंड हो जाएगी नेशनल इमरजेंसी लगाकर, या जो केयर टेकर सेटअप होगा उसके हवाले से इस वक्त बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो 2 माह 3 माह के लिए आ रहा है या वो एक्सटेंड हो जाएगा। और जब आप उसको इतना बाइख्तियार बनाएंगे तो फिर ऑप्शंस होंगे इस बात के, आज नहीं होंगे तो शायद अगले इंतखाबात के बाद होंगे कि फिर हम इसको मजीद पावरफुल करते हैं और फिर इस सेटअप को हम लंबा खींच के चले जाते हैं, क्योंकि इस तरह के प्लान्स एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान में डिस्कस होते रहते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस वक्त ये क्या इस बात की जरूरत है कि आप ये इख्तियार दें, जबकि डे टू डे बेसिस के इख्तियार तो हैं। यानी कि जो बजट पास हुआ है, जो टैक्सेशन पॉलिसी आ चुकी है, वो तो जो की तो रहनी है। तो आपने IMF के मुताबिक बजट पास कर दिया, यानी कि उस बजट को अगर आप इम्प्लीमेंट करते रहे तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिसी स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन इकदाम से शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। और दूसरी बात अलीना, देखें हर दफा केयर टेकर आता है, ये पहली मर्तबा है कि सियासी पार्टीज ये कह रही है कि हाँ हम अपने सियासी लोगों को लगाएंगे। इसहाक डार साहब के ऊपर डिस्कशन हो रही है PMLN में कि इनको लगा दें। अगर यही कर रहा है तो फिर केयर टेकर सेटअप का तो कोई फायदा नहीं। और जैसे कि कुछ तजियाकारों ने ये कहा था कि अगर आपने IMF की वजह से ये करना है तो ये IMF का प्लान बहाल हुआ है शहबाज शरीफ की जानिब से, फिर शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम रहने दें, फिर हम क्यों केयर टेकर का नाम लेते हैं? तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो यूनिक एक सिस्टम है केयर टेकर सेटअप का, उसकी रूह तो यही है कि वो इंडिपेंडेंट हो और वो सिर्फ इसकी जिम्मेदारी लेके हमने इलेक्शन करवाना है। उनको मजीद पावरफुल करने की मेरे ख्याल से तो कोई जरूरत नहीं। बड़ी अहम बातें हम जो हमारे तजियाकारों ने की है, मजीद भी इसमें अहम पॉइंट्स हैं और हफीजुल्लाह न्याई साहब का जरा मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने असम्बली में खड़े होकर बात की है, आगे क्या हो सकता है इस कानून साजी का, उसके ऊपर भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उससे मुतल्लिक हमारे पैनल डिस्कशन जारी है। हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपने बाकी तीनों एनालिस्ट की राय भी सुनी और सर इसक शहजाद की बड़ी वैलिड इसमें पॉइंट है कि सबसे बुनियादी नुक्ता ये या तजाद ये नज़र आता है कि अगर इनको तसलसल बरकरार रहने की इतनी फ़िक्र थी तो सर वक्त पे असम्बली तहलील हो जाने देते या मुद्दत पूरी करते, 60 दिन का टाइम होता, ज़्यादा लैप्स भी ना होता और फिर आ जाती नई हुकूमत। आपने तो खुद पहले तहलील की और 90 दिन का टाइम दे रहे हैं केयर टेकर को और फिर इख्तियारात भी उनको दे रहे हैं, ये क्या बात हुई? और कम कर लेते, 30 डेज में करवा लेते। कुछ भी कर सकते हैं, कहने में क्या ये तो कोई ऐसी देखें ना, ये तो कोई इंट्रिकेट जो मुश्किल बात नहीं है। कल अहसन इकबाल साहब यही कह रहे थे कि हम पिछले दिनों से जा रहे हैं, आप इस्लामाबाद में इस वक्त हो जाएं, शहजाद वहां रह रहे हैं इस वक्त, वो 24 घंटे में 48 घंटे काम कर रहे हैं, सुबह शाम लगे रातों तक ऑफिस खुले हुए हैं, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट जैसे इफ्तिताह का है, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, सारे फील्ड के अंदर बिजी हैं। तो 60 या 90 डेज तो इशू नहीं है, वो तो आईन पाकिस्तान ने जो आपको फ्रेम दी है उसका इस्तेमाल हो रहा है कि अगर आप ऑटो पायलट पे इलेक्शन असेंबली तहलील होने देंगे जैसे पहली होती रही है, 2018 में हुई है, तो 60 डेज में इलेक्शन होंगे, विद इन 60 डेज। और अगर आपने 3-4 दिन पहले तहलील कर दी या 2 दिन पहले तहलील कर दी तो उसमें जो है वो इलेक्शन 90 डेज में होंगे। ये मैं तो आपके शो में अप्रैल से सर पिटाई कर रहा हूँ, जब ये मुस्लिम रूम वाले छोड़ने आए थे, मैं चाहते थे, मैंने कहा ये आपको नवंबर में सर दैट इज नॉट द इशू। अगर आपने चले कर लिया था, अगर आपने कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया हमने पहले तहलील करनी है, 90 दिन लेनी है, तो फिर इख्तियारात में क्यों इतना इजाफा करें और ये क्यों जवाब पेश करते हैं कि फिर हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि तसलसल नहीं रहेगा पॉलिसीज के अंदर? ये भी खदशा है आपको? अलीना मेरी बात सुने, पहली मैं कहता हूँ कि ये रेलेवेंट नहीं है कि 60 डेज है 90 डेज है। ठीक है, हाँ अगर 120 डेज में रहते हैं या 200 पे रहते हैं फिर हम कहेंगे कि ये, और वो इनकी वजह से नहीं रहेंगे, क्योंकि केयर टेकर जो है उसके बाद ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल अपने ऑफिस से निकलते उससे महरूम हो जाएगी।
जो नुक्ता है जिसकी वजह से वो 3 महीने के अंदर इख्तियार देना चाहते हैं, जिसके ये है कि वो उससे चाहते हैं केयर टेकर जो है वो फाइनेंशियल बिस्किट भी हो प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद वो जो हमारा जो निजाम चल रहा है उसको लेके आगे चले। अब इसके अंदर तो दो राय नहीं है कि अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो मुझे नहीं समझ आती कि इतनी कोई मुश्किल हो सकती है। मलिक साहब, आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, जैसे बैरिस्टर अली जफर ने खदशा जाहिर किया? सुप्रीम कोर्ट में तो हर ही चीज़ चैलेंज हो रही है और सुप्रीम कोर्ट हर ही चीज़ को टेकअप कर रही है, इसमें तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि अदालत ये फैसला ही नहीं कर पा रही। जिस केस का उन्हें सबसे पहले नोटिस लेना चाहिए था वो तो सिविल जज के घर में जो कुछ हुआ। शहजाद साहब, आप जवाब दे दें। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये नियाजी साहब बात समझे नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि जल्द फैसले लिए जाएं, ताखीर ना हो, एक स्टैंड स्टिल में हम ना चले जाएं, तो लॉजिक यही कहता है कि आपका छोटे से छोटा कम से कम वक्त के लिए केयरटेकर सेटअप होना चाहिए। आप क्यों उसको 90 दिन के लिए बढ़ा रहे हैं और इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं जिससे मजीद गैर यकीनी पैदा होगी? अगर गैर यकीनी कम करनी है, ट्रांजिशन जितना छोटा हो, जितना कम वक्त का हो, उतना बेहतर होगा। और ये पता है आपको कि ये स्प्रिट क्या थी इसकी, शहजाद? ये जो स्प्रिट थी कि आप 90 डेज वाली स्प्रिट थी कि कभी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में अगर असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ जाए और वो टेन्योर उस वक्त तक कंप्लीट ना हो तो 90 डेज में होंगे, वरना तो ये कि जिस दिन इलेक्शन असेंबलियां खत्म हो रही हैं उस दिन मैं इसलिए चाह रही थी कि न्यायी साहब भी यहाँ पर होते ताकि वो बेहतर तरीके से अपना आर्गुमेंट बिल्ड कर पाते। न्यायी साहब कह रहे थे ना, जब इस्लामाबाद में हम यहाँ बैठे हुए तो यहाँ पे ये चहमगोइयां एक अरसे से चल रही हैं, अलग अलग प्रपोजल डिस्कस किए जाते हैं कि अगर मार्च में इलेक्शन हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, तो फिर उस वक्त तक इमरान खान का फेट जो है वो भी डिसाइड हो जाएगा। ये चीजें यहीं पे डिस्कस हो रही है ना। आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद बेनज़ीर भी कुछ ऐड करना चाहती थी, वो भी करेंगे, और बड़ा अहम इशू है जी घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का, उसको टेकअप करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद में 12 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का ये मामला है। आप न्यूज़ में इसको फॉलो कर ही रहे होंगे काफ़ी दिनों से। हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर ने इसको हमारे लिए रिपोर्ट किया। इंतहाई दिल खराश और दिल दहला देने वाला ये मामला। अब कुछ यूँ है कि बच्ची को हमने देखा, हम सब ने उसकी हालत देखी कि इंतहाई वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाई, और उसके पेरेंट्स ये इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके वालिदैन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिविल जज हैं जिनका नाम है आसिम हफीज़ साहब, और उनकी अहलिया 6 महीने से उनके पास थी, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि 6 महीने से उसको मार पीट रहे थे, इतनी बुरी तरह से उसको मारा कि उसकी दोनों हाथों की हड्डियां टूटी हुई थी, उसमें फ्रैक्चर्स थे, उसके सर में जो ज़ख्म है, जो चोटें हैं, वो इतनी निगलेक्टेड थी कि उसमें कीड़े पड़ चुके थे, और बहुत ही बुरी हालत। ऐसी के मनाजिर तो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बोलते हुए भी बंदे को अजीब कपकपी तारी हो जाती है, क्या कहे इसके ऊपर। लेकिन उससे ज़्यादा जुल्म ये हुआ कि इसका मुकदमा जो दर्ज होना चाहिए था, या FIR इसकी जो दर्ज होनी चाहिए थी, उसमें भी ये नज़र आया कि ऐसा बड़ा सरसरी सा काम हुआ है। अब FIR मीडिया रिपोर्ट्स दर्ज होने के बाद, या मीडिया पे ये मामला उठने के बाद सबसे पहले तो दर्ज हुई, उसके बाद FIR में न जज को नामजद किया गया है और ना ही तशद्दुद की दफ़ात शामिल की गई हैं। सिर्फ हफ्स बेजा में रखने की एक दफ़ा शामिल की गई है और इंटिमिडेशन की एक दफ़ा शामिल की गई है, और अभी तक जज की अहलिया को गिरफ़्तार भी नहीं किया जा सका है। बल्कि रीसेंट अपडेट के मुताबिक आज ही जज की अहलिया ने अपनी बेल भी करवा ली है। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के ऊपर तशद्दुद साबित हुआ है, वीडियो सामने है, लेकिन उसके बाद भी तशद्दुद की दफ़ा ऐड नहीं की जा रही है। बहुत ही सारा का सारा मामला गुंजलक और तशवीशनाक, और उससे ज़्यादा तशवीशनाक ये कि इस सारे मामले के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या रियासत अपना रोल अदा कर रही है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान। अब फैसल वाडा साहब हैं, उन्होंने सोशल मीडिया की वेबसाइट पर इससे मुतल्लिक काफ़ी मवाद शेयर किया है। एक तो उन्होंने उस जज की गुफ्तगू भी शेयर की, यानी आसिम हफीज़ की, जो कि मुख्तलिफ जवाब पेश कर रहे हैं इससे मुतल्लिक, और ये कह रहे हैं कि बच्ची की जल्द वगैरह ख़राब थी, उसका इलाज उन्होंने करवाने की कोशिश की। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जी ये जो घरेलू मुलाजमा है ये गो के अंडर एज थी, लेकिन ये तो होता है, ये भी बड़ा समाजी एस्पेक्ट है, हमारी बुराई है जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। बट ये कहते हैं फैसल वाडा साहब कि जज की बीवी को अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, और गिरफ़्तार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो जज की बीवी है। अब ये बहुत ही तशवीशनाक बात कि वो ये हिंट कर रहे हैं कि क्योंकि बासर शख्सियत हैं, इस वजह से कोई कार्रवाई ख़ास होगी नहीं इस मामले के ऊपर। यही अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने सवाल रखा है कि क्या तशद्दुद की शिकार बच्ची को इंसाफ मिल सकेगा? बेनज़ीर, क्या राय है आपकी?
अलीना, सज़ा से ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए कि ऐसा हो ही ना कि इतने छोटे बच्चों को घर पे कामों के लिए रखा जाए। और ये चीज़ जो है हम देखते हैं, इस किस्म के केसेस आते हैं मीडिया में, तैयबा का भी केस था, चलता है मीडिया में, थोड़ी बहुत सज़ा भी हो जाती है, लेकिन बाद में जो मामला है वो ख़त्म नहीं होता। हम फिर भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लोगों के घरों में काम कर रहे होते हैं और बड़ा ख़तरनाक कभी कभी काम कर रहे होते हैं, चूल्हे के पास खड़े होते हैं और बिल्कुल छोटे से बच्चे होते हैं, क्योंकि ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन, ये सोशल अवेयरनेस शायद नहीं है। इसकी दो तीन इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि कवानीन जो हैं उनमें क्लैरिटी नहीं है। अब मैं खैबर पख्तूनख्वा का पढ़ी थी, वहाँ के अगर आप लेबर लॉज पढ़ें तो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो हैं वो घरेलू काम कर सकते हैं। पंजाब में है 15 साल, इस्लामाबाद में सबसे सख्त कानून है और वो है 18 साल, और यहाँ पे बल्कि वो घरेलू कामों को ख़तरनाक काम में जो है वो उसमें शामिल करते हैं। लेकिन हम फिर देखते हैं दूसरा इशू है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, सज़ाएँ भी नहीं होती और प्रिवेंशन के लिए भी कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो सबसे अहम चीज़ है वो है सोशल मीडिया पे अवेयरनेस हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पे, कि लोगों को पता चले कि इतने छोटे बच्चों को रखना घर में ये गैर कानूनी है, ये इल्लीगल है। इन बच्चों को स्कूलों में भेजें। अक्सर जब मैं अपने बच्चों को स्कूल से भी जब पिक करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ तो वो बच्चे जो होते हैं जिनका वो ख्याल रख रहे होते हैं वो उनसे भी छोटे होते हैं। वो स्कूलों के बैग उठा रहे होते हैं, उन बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर लोग हैं जो शायद ज़्यादा पैसे दे के किसी को रख सकते हैं, 18 साल से ज़्यादा उम्र के शख्स को रख सकते हैं, लेकिन वो फिर भी बच्चों को रखते हैं क्योंकि, और इनको तनख्वाहें क्या देते हैं, 10,000 4,000 रुपये छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, इनको घर में रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सोशल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर वैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी इस तरह की चीज़ें देखती हूँ और मैं सोचती रहती हूँ कि मुझे शायद जाके कुछ कहना चाहिए, अगर मैं उनको कहूँ, उनको बताऊँ कि ये गैर कानूनी है, आपको इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसमें अपने आप को शामिल करती हूँ कि मैं भी कुछ नहीं कहती। तो मेरे ख्याल से इस पर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि इस किस्म की चीज़ जो है वो कानून के ख़िलाफ़ है और कानून को, कवानीन को भी बेहतर करने की ज़रूरत है हर सूबे में। अच्छा, एक और भी इसका एंगल है बेनज़ीर, यकीनन हम इसके ऊपर तो कर ही रहे हैं और मैं इशू से बिल्कुल डाइग्रेस नहीं करना चाहती, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि ये जो वालिदैन हैं जो अपने अंडर एज बच्चों को, और ख़ासकर ये बिज़नेस बन गया है कि बच्चों को कई दफ़ा तो ये स्टेटमेंट्स भी हम इनकी सुनने को मिलती हैं कि हम बच्चों को पैदा इसीलिए करते हैं ताकि वो किसी घर में जाएं, उनको रखवा सकें, पैसे कमा सकें, एडवांस में पेमेंट्स ले लेते हैं। तो इस सिलसिले में भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए अलीना। अक्सर जब मैं लोगों से जो पूछती हूँ, जो कुछ है लोग जिनसे मैंने बात की जिनने घर पे छोटी बच्चियों को रखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा आगे से कि देखिए हम उनको बेहतर ज़िंदगी दे रहे हैं, ये गांव में होती हैं, इनको वहाँ पे ना घर में उनके खाने को कुछ मिलता, कितने ज़्यादा बच्चे थे, इनकी यहाँ पे बेहतर ज़िंदगी है। और उसका जवाब ये है अलीना कि अगर आप बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं, अगर किसी वालिदैन ने अपने बच्चे मजबूरी की वजह से आपके घर भेज ही दिया है तो आप उसको स्कूल भेज दें, उनका स्कूल में एडमिशन करा दें, उनको पढ़ा दें। ये ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप उनसे घरों में काम कराएं और छोटे छोटे बच्चों से का ख्याल करें। वैसे यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी करता है, हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर तो कर रहे हैं और यकीनन बात चले करनी चाहिए, बट अगर स्टेट इस तरह के मौके फराहम करती कि बच्चों को फ्री एजुकेशन होती है, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, थोड़ा सा बेहतर होता, तो शायद इस तरह से माँ बाप भेजते भी ना। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, शहजाद इकबाल साहब, ये जो जज से मुतल्लिक़ ख़ास तौर पर हम मामला देख रहे हैं, FIR जिस तरह से दर्ज की गई है बिल्कुल एक सरसरी सी, क्या आप ये समझते हैं कि ये एक इन्फ्लुएंशियल शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है? जी अलीना, बज़ाहिर तो यही लगता है कि बचाने की कोशिश की जा रही है। मैंने जो जज साहब हैं उनका मौक़िफ़ भी सुना था। एक तो उन्होंने ये कहा कि उसने कहीं गमले से मिट्टी खा ली थी इसलिए उसको स्किन डिजीज़ हो गया था, और फिर वो ये भी शायद इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमने जब इस बच्ची को हवाले किया तो उस वक्त उसकी कंडीशन ठीक थी, तो शायद जो उसके माँ बाप हैं उन्होंने मारा पीटा होगा। लेकिन उसकी भी मेरे ख्याल से जो डिटेल्स आई हैं वो ये बताती हैं कि जो जख्म थे वो काफ़ी पुराने थे, और जबकि वालिदैन को हैंड ओवर किया जज की वाइफ ने, उसके एक दिन बाद ही जो है वो फैमिली को दे दिया गया था। तो मेरे ख्याल से ये जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल शख्स होगा बड़ा मुश्किल होगा, खासतौर पर अगर कोई जज हैं, कोई वकील हैं, तो उनके खिलाफ FIR कटवाना वैसे ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कानून को एक जैसा ही इतलाक होना चाहिए। लेकिन ये बड़ा एक, जो अभी बेनज़ीर कह रही है, मैं उनकी तमाम बातों से एग्री करता हूँ, बट ये डिबेट घर घर की है। यहाँ पर जिस घर में आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के घर में देखेंगे कि कोई कम उम्र बच्चा या बच्ची काम कर रहे होंगे, तो वो इसका मवाजना इसी बात से करते हैं कि देखें इनके माँ बाप को पैसे चाहिए, वो मजबूर हैं,
और अगर वो यहाँ रहेंगे तो उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वो थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं, लेकिन हम उनकी स्कूलिंग करा लेते हैं, कहीं पे वो सिपारा पढ़ लेते हैं, तो वो इस किस्म की दलील देते हैं इस हवाले से कि इनकी जिंदगी बेहतर है। और अगर हम नहीं रखेंगे, शायद इससे बदतर हालात में कोई और इनको जो है अपना मुलाजिम बना लेगा। लेकिन ऑब्वियसली जो कानून है उसका इतलाक होना चाहिए, जो एज लिमिट है बच्चों की उसी हवाले से होना चाहिए। आई एम श्योर कि बहुत सारे केसेस, बहुत कम घरों में ये तशद्दुद के केसेस डोमेस्टिक में होते होंगे, ज्यादातर बहुत सारे बच्चे जो काम कर रहे होते हैं सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, वहाँ पे शायद ये नहीं होता होगा। लेकिन क्योंकि इस बात के इम्कानात हैं कि कम उम्र बच्चों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके साथ मारपीट कर सकते हैं, इसीलिए जो कानून है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो तमाम सूबों में एज भी एक जैसी होनी चाहिए। ये कैसे मेरे लिए हैरान को नहीं कि कहीं पे 12 साल है, कहीं पे 18 साल है, कहीं पे 15 साल है, इसमें तो यूनिफॉर्मिटी हो सकती है कि किस एज की उम्र से बच्चों से काम करवाया जाए। जी मज़ीद साहब, देखिए अलीना, हम जानवरों का माशरा बनते जा रहे हैं, ये एक वाक़या नहीं है। अभी उसके बाद एक वाक़या हुआ था शायद पंजाब के किसी उसमें कि बेटी को छुरी मार दी, उसकी आँख शायद ज़ाया हो गई, इस तरह का और बेशुमार वाक़यात इस तरह के। ये वाक़या प्योरली तशद्दुद का है और ये वाक़या किसी नॉर्मल शख्स का नहीं लगता, ये एक एब नॉर्मल शख्स का लगता है। देखिए, एक तो होता है ना कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, डंडे से मार दिया, यहाँ ये लगता है कि तशद्दुद करके उसका इलाज भी नहीं किया, ये जानते हुए भी कि उसके ज़ख्म वो हो रहे हैं। मेरे ख्याल में जो जज की वाइफ हैं जिन पर ये इल्ज़ाम है, उनका साइकेट्रिक टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये मुझे नफ्सियाती मसला भी लगता है। जिस तरह का एक आदमी का होता है एक माइंडसेट कि जिस तरह का आप टॉर्चर कर रहे हैं, आप उस बच्ची का हाल तो देखें, ये एक नॉर्मल तशद्दुद नहीं लग रहा, कि बिल्कुल एक एब नॉर्मल शख्स का किसी के ऊपर इस तरह का तशद्दुद नज़र आता है कि हड्डियाँ तोड़ दी, उसके बाद उसका इलाज नहीं किया। ज़ाहिर है अगर ज़ख्म में कीड़े पड़ गए हैं तो कई दिन से है, वो चीखें भी मार रही होगी, कहीं कोने में पड़ी हुई होगी, इसका कुछ नहीं पता। जो जज साहब हैं उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो जालिब ने कहा था कि ये मुनसिफ खुद ही कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पे ये जो हमको फैसला देंगे। मेरा ख्याल है यहाँ 184(3) क्यों नहीं आया, यहाँ क्यों नहीं सुओ मोटो लिया गया? क्योंकि एक जज का मामला था, क्योंकि एक जज के घर में ये वो हुआ था, हर तरफ उनको रिलीफ मिलता जा रहा है। जो इल्ज़ाम वो लगा रही है उस पर बेल कैसे मिल सकती है उनको? आपने बेल बिफोर अरेस्ट दे दी, तो मैं क्या समझूं? जाहिर है वो लड़की गरीब की बच्ची है, जिंदा रह गई तो जिंदा रह गई, माजूर हो गई तो माजूर हो गई, जज भी खुश रहेंगे, उनकी वाइफ भी खुश रहेंगी, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसी तरीके से कुछ अरसे बाद हम भी इस डिबेट को भूल जाएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे ये माशरे का क्वेश्चन है, ये माशरा जानवरों का माशरा होता जा रहा है। आए दिन आपको ये वाक़यात सुनाई देते हैं, आए दिन इस तरह के हम अपने सगों को जो है वो इस तरह मार देते हैं। कभी आप तसव्वुर कर सकती हैं कि अपने सगे बेटे को, अपनी सगी बेटी को, अपनी सगी बहन को किस तरीके से मार दिया जाता है और इसका कहीं कोई नोटिस नहीं लिया जाता। नोटिस किसका लिया जाता है? सियासी मामलात का, क्योंकि सियासी मामलात को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, इसलिए कोर्ट भी उस ग्लैमर में चली गई है। और हमारे जो जहनी इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजी के इश्यूज़ हैं, उनको बड़ा एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो हम आजकल नहीं करें मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से। जिस तरह की रिजल्ट्स, बेनज़ीर प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ अलीना कि हम फिजिकल अब्यूज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो और तभी इस शोर मचता है सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी। ये जो बच्चे होते हैं, फिजिकल अब्यूज़ ना हो, वर्बल अब्यूज़ घरों में होता है, इनके साथ इमोशनल अब्यूज़ होता है, बड़ी बदतमीज़ी से इनके साथ पेश आया जाता है। वो जो घर में जो बच्चे भी होते हैं वो भी इनसे बदतमीज़ी से बात करते हैं इन बच्चों से, तो ये भी एक चीज़ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इसको बिल्कुल, ये तो अलीना मैं आपको बताऊँ, यहाँ जब वुमेन पुलिस स्टेशन, कराची में वुमेन पुलिस स्टेशन था, ये तो वैसे बेसिक एम्पैथी की बात है कि हमें बच्चों को भी और लोगों को इन जनरल बताना चाहिए। अलीना, जो बर्न्स केसेस होते हैं ना, जो खवातीन के बर्न्स केसेस होते हैं, जो वाइफ, उनके डाइंग डिक्लेरेशंस अगर आप इकट्ठा करें, उनके ज़्यादातर डाइंग डिक्लेरेशन में ये था कि उनके घर वालों ने, उनकी सास ने या ससुर ने
ये जिंदा जला दिया और हम उसको एक बर्न केस करके क्लोज कर देते हैं। ये बहुत ऑनेस्टली जो हमारी साइकी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हम लोग उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते या उसको अभी हमारे यहाँ पे इतनी अवेयरनेस ही नहीं आई है कि हम डिस्कस भी करें या एक नॉर्मल बीमारी के तौर पे करें, बट होने चाहिए। दे आर द कोर जिससे हमारा माशरा इस वक्त शेप हो रहा है या फिर अनशेप हो रहा है, किस तरह से चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। बट हम डिस्कस इसको करते रहेंगे। ये जो मामला है इस्लामाबाद वाला, आई होप कि इसके ऊपर बेटर सेंस प्रिवेल्स और कुछ ना कुछ नतीजा निकल के सामने आए और मामला सही हो। इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।